वाण चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र का खान पान का विशेष ध्यान देती, जिससे वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वो तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वो अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाटनी के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर जाकर अपनी माँ को सारा माजरा बताता है तो उसकी माँ जल भुन उठती है। अत्यंत क्रोधित होते हुए वो जाट के घर जाती है और जाटनी पर बिफर पड़ती है। छिनाल कहीं की, ना जाने किसका लड़का लाई है। गांव के सभी लड़कों की नाक में दम किया हुआ है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे मार दिया। हरामी कहीं का। गुस्से से भरी ब्रह्माणी जब ये बातें जाटनी को कह रही थी तब जाटनी का बेटा भी सारी बातें सुन लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है। ब्रह्माणी के जाने के बाद वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आज या तो तुम मुझे मेरे पिता का नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बात सुन उसकी माँ की आंखें स्वतः नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बतला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूते मारेगा। अपनी माँ की बात सुन लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी अपने बेटे के आगे पूरी बात खोल देती है कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने अपनी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह ही छोड़ दिया था और कैसे तब वो उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण कर उससे फिर से मिली। माँ की पूरी बात सुन लड़का सन्न रह गया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपनी माँ से ये वायदा कर जाटनी का बेटा अपने पिता के नगर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया था। अब वो राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का लड़का जब अपने पिता के नगर में पहुंचा तो उसे भी पता चल गया कि उसका पिता ही अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो पर वो अपना वादा पूरा कर उसे सबक जरूर सिखाएगा। पूरे नगर को अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर ठहर जाता है। मालिन ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टका दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए। जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दी कि इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक हैं और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूँ। अब कोई उसे ठग नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ठगता है उसे ही ठगने वाला कोई नहीं होता। राजा के कानों तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंची। तमतमाते हुए राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। अपने सगे बाप का मुंह काला करके उसे 14 जूते मारने के लिए जाटनी का लड़का अपनी योजना अनुसार पूरे नगर में अपने चुनौती भरे इश्तिहार छपवा देता है। राजा को जब इस बारे में खबर मिली कि उनके नगर में 2.5 छेल आया है तो उसने घोषणा कर दी कि जो 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। राजा की घोषणा नगर में फैली तो मीणा जाति के लोगों ने 2.5 छेल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। पुराने समय में मीणा जाति एक बहादुर
और योद्धा जाति मानी जाती थी। मीणा जाति के लोग राजा के समक्ष उपस्थित हुए और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, हम उस दुष्ट अढ़ाई छैल को पकड़कर दिखाएंगे। राजा ने खुशी खुशी उन्हें शुभ कामनाएं दी। दूसरी तरफ अढ़ाई छैल यानी जाटनी का लड़का उस बूढ़ी मालिन से पूछता है, बुढ़िया माई, आज नगर में ये हो हल्ला कैसा है? तब बूढ़ी मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, नगर में कोई अढ़ाई छैल आया है जिसे पकड़ने का जिम्मा आज मीणा जाति के लोगों ने उठाया है। बूढ़ी मालिन की बात सुन शातिर मुस्कान के साथ अढ़ाई छैल बोला, ओह तो ये बात है। जैसे ही रात्रि हुई मीणा लोग चौकसी के साथ नगर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अढ़ाई छैल एक ज्योतिषी का रूप धारण कर मीनों के घर पहुंच जाता है और उनकी स्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं जिनके बदन पर सिर्फ कच्छा होगा और वे गंजे होंगे, इसलिए तुम पहले ही ईंट और पत्थर इकट्ठे कर तैयार रहना। जब वे खुद को घर मालिक बताते हुए अंदर घुसना चाहे तो उन पर ईंट पत्थर बरसा देना। इस तरह ज्योतिषी रूपी अढ़ाई छैल मीणाओं की स्त्रियों को बहला फुसला कर वहां से चला जाता है। फिर वो एक नाई यानी बाल काटने वाले का रूप धारण कर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। घूमते घूमते जब मीणा लोग तालाब की तरफ आए तो उन्होंने उससे पूछा, कौन है रे तू और इस समय यहाँ क्या कर रहा है? तब नाई रूपी अढ़ाई छैल बोला, दरअसल आज रात अढ़ाई छैल अपनी हजामत यानी दाढ़ी बनवाने के लिए मेरे पास आने वाला है, बस उसी के इंतजार में बैठा हूँ। नाई की बात सुन मीणा लोगों की आंखें चमक उठी। अढ़ाई छैल आने वाला है। वे नाई से बोले, हम भी यहाँ छिपकर उसका इंतजार करेंगे। तब नाई बोला, नहीं नहीं, ऐसे तो वो तुम्हें पहचान लेगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारे बाल काटकर तुम सबको गंजा कर देता हूँ, फिर तुम सब तालाब में घुस जाना और सिर्फ अपना सिर बाहर रखना। गंजे होने के कारण अढ़ाई छैल तुमको देख नहीं पाएगा। जैसे ही वो आए तुम तुरंत उसे पकड़ लेना। और एक बात याद रखना, जब तुम्हें राजा से अढ़ाई छैल को पकड़ने का इनाम मिले तो मुझे मत भूल जाना। इस तरह नाई रूपी अढ़ाई छैल मीणा लोगों को भी बेवकूफ बना देता है और वे खुशी खुशी उसके कहे अनुसार करते हैं। जब वे गंजे होकर पानी में उतरे तो अढ़ाई छैल उनके वस्त्रों को वहां से उठाकर चंपत हो जाता है और वे तालाब में उसका इंतजार कर रहे थे। जब अढ़ाई छैल के इंतजार में मीणा लोगों को तालाब के अंदर बैठे आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तब उनकी बुद्धि ने काम किया कि हो ना हो वो हरामखोर नाई ही अढ़ाई छैल था जो हम सबको बेवकूफ बना गया। वे दुखी मन से तालाब से निकलते हैं। देखा तो उनके वस्त्र भी गायब हैं। बेचारे कच्चे कच्चे में ही घर की तरफ हो लिए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके स्वागत में पहले से ही तैयार उनकी स्त्रियां ईंट और पत्थरों से अपने पतियों का स्वागत करती हैं। वे चिल्लाते रहे कि वे उनके पति हैं, पर वे नहीं रुकी। जब सवेरा हुआ तो उन्होंने अपने पतियों को पहचाना और उन्हें घरों के अंदर लेकर गई। राजा को जब ये पूरा वाक्या मालूम हुआ तो वो खिसिया कर रह गया। उसने विचार किया कि हाँ, दम तो है इस अढ़ाई छैल में। जिन्होंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया था उसने उल्टा उन्हें ही धूल चटा दी। अढ़ाई छैल की बुद्धि को देखते हुए राजा इनाम की रकम को दुगना कर देता है। दोगने इनाम के चक्कर में नगर का कोतवाल राजा के सम्मुख पेश होता है और कहता है, महाराज मुझे भी मौका दीजिए, मैं उस कमीने अढ़ाई छैल को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। राजा ने कोतवाल को भी शुभकामनाएं दी। जाटनी का लड़का यानी अढ़ाई छैल फिर से बातों बातों में बूढ़ी मालिन से पता कर लेता है कि आज नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। उधर शाम होते ही कोतवाल गश्त के लिए निकल पड़ता है और इधर जाटनी का लड़का एक बूढ़ी स्त्री का रूप बना फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर के चौक में बैठकर दाना दलने लग जाता है। कोतवाल वहां से गुजरा तो बूढ़ी स्त्री को देख बोला, क्यों री बुढ़िया, इस वक्त तू यहाँ क्या